टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट से सबसे बड़ी खबर यह है कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। भवानीपुर से भी उनकी चुनाव लड़ने की बातचीत थी, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है भवानीपुर से वो चुनाव नहीं लड़ने जा रही, वो सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। 10 मार्च को ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करेंगी। 11 मार्च को नंदीग्राम जाएंगी प्रचार करने के लिए। ममता बनर्जी ने यह तस्वीर साफ कर दी है। यह भी उन्होंने कहा है बंगाल में बाहरी लोग शासन नहीं कर सकते, बंगाल में बंगाल के लोग ही शासन करेंगे। सीपीएम और कांग्रेस के बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कह दिया वो कुछ कहना नहीं चाहती। लेकिन अब पूरे बंगाल चुनाव में सबसे जो महामुकाबला होगा वो नंदीग्राम सीट पर होगा, जहां से ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है। शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे बड़े सिपहसालार थे जब उनके साथ थे। नंदीग्राम आंदोलन जो खड़ा हुआ उसमें शुभेंदु अधिकारी का बड़ा रोल रहा, बड़ा योगदान रहा और इस आंदोलन ने राज्य में सत्ता पाने में सबसे बड़ा किरदार निभाया ममता बनर्जी के लिए। लेकिन अब दो तस्वीर देखिए, नंदीग्राम का महामुकाबला ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने नामों का ऐलान नहीं किया है, अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ही चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने यह भी साफ कर दिया है अगर वो यहां से नहीं भी चुनावी मैदान में होते हैं तो भी वो सुनिश्चित करेंगे कि वो ममता बनर्जी को हार दिलाएं। हमारे सहयोगी तापस जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी रविकांत राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। किसके लिए लकी साबित होगा नंदीग्राम? ममता का चलेगा जादू या बीजेपी मारेगी मैदान? कभी ममता दीदी के सबसे खासम खास शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी से नाता जोड़ा तो ममता बनर्जी खुद शुभेंदु के गढ़ नंदीग्राम में उनको चुनौती देने आ गई। ममता ने इस बार विधानसभा जाने के लिए नंदीग्राम की राह चुनी है। चुनाव का घमासान शुरू होने से पहले ही वो नंदीग्राम को अपने लिए लकी बता चुकी हैं। हमसे चुनाव लड़ूंगी, ये मेरे लिए लकी है। नंदीग्राम मेरी बड़ी बहन है, भवानीपुर मेरी छोटी बहन है। अगर संभव हुआ तो मैं दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगी। अगर मैं किसी कारणवश भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ पाई तो कोई और चुनाव लड़। लेकिन मौजूदा सीएम के चुनाव लड़ने से यहां से पिछला चुनाव जीते शुभेंदु के हौसले बड़े हुए हैं। ममता बनर्जी के दावेदारी ठोकते ही शुभेंदु ने भी ताल ठोक दी और कहा कि अगर बीजेपी ने उनको टिकट दिया तो वो नंदीग्राम से ममता को 50,000 वोट से हराएंगे। अगर 50,000 वोटों से मैंने माननीय को नहीं हराया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आप लिख कर रख लीजिए। नंदीग्राम विधानसभा को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच घमासान सिर्फ चेहरा बचाने भर की लड़ाई नहीं है। नंदीग्राम टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए अहम है। दरअसल नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी के परिवार का गढ़ माना जाता है और बीजेपी शुभेंदु को सामने रखकर इस इलाके में कमल खिलाना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए भी नंदीग्राम काफी मायने रखता है। उन्होंने कई बार नंदीग्राम से ही चुनाव अभियान की शुरुआत की है। 2000 के दशक में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ चले आंदोलन के चलते ही ममता बनर्जी ने करीब 35 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका और साल 2011 में वो बंगाल की सत्ता में आई। अगर नंदीग्राम के सियासी समीकरणों को देखें तो कुल करीब 3 लाख वोटर हैं, जिनमें से करीब 96% वोटर ग्रामीण हैं। कुल वोटरों में से करीब 2 लाख हिंदू वोटर हैं, जबकि 70,000 मुस्लिम मतदाता हैं। शुभेंदु की यहाँ के बहुसंख्यक वोटों पर निगाह है और उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति भी तैयार कर ली है। वो भाजपा का डिसीजन लेने दीजिए, इतना जल्दीबाजी का कोई सवाल नहीं। जो कमल का प्रार्थी होगा उसका वहाँ से जिताना का जिम्मेदार शुभेंदु अधिकारी है। क्या दीदी डर गई है इसीलिए 2 सीट से चुनाव लड़ रही है? अरे दीदी का पास तो 62,000 का ऊपर डिपेंड करते हुए खड़ा होने का बात बोला। मेरा पास तो 2,13,000 है, जो जय श्री राम बोलता है। नंदीग्राम का इतिहास देखें तो 2016 में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से जीते थे। उन्हें 87% वोट मिले थे। उनसे पहले 2009 के उपचुनाव और 2011 के विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी जीती थी, जबकि उससे पहले 5 बार यहां सीपीआई जीत चुकी थी। नंदीग्राम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोटिंग है। जाहिर है ममता बनर्जी के चुनाव मैदान में उतरने से यहां मुकाबला हाई प्रोफाइल हो चुका है। लिहाजा बीजेपी और टीएमसी दोनों लगातार रैलियां कर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, रविकांत और तापस। लेकिन फिलहाल सीधे रुक कर लेते हैं, धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल सीधे रुक कर लेते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कल ही आपने देखा कि किस प्रकार आईसीएमआर और जो निर्माता कोवैक्सीन के हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कोवैक्सीन के, उन्होंने मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डाटा रिलीज किया, एफिकेसी डाटा आफ्टर फेज 3 ट्रायल ऑफ कोवैक्सीन। और इस एफिकेसी डाटा के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरर ने और आईसीएमआर ने कहा कि 81% का एफिकेसी, 81% एफिकेसी कोवैक्सीन का है। यह सब कुछ सामने आने के पश्चात जिस प्रकार की राजनीति कुछ विपक्षी दल कर रहे हैं, यह बिल्कुल अवांछित है। दिस इज अननेसेसरी पॉलिटिक्स दैट सम ऑफ दीज ऑपोजिशन पार्टीज आर ड्रैगिंग समथिंग एज सैक्रोसैंक्ट एंड एज एसेंशियल एज वैक्सीनेशन ड्राइव। बंधुगण, आपको याद होगा इससे पहले यही ऑपोजिशन पार्टी एक चिढ़ाने की मुद्रा में और पूरे विषय को भटकाने की मुद्रा में कहते थे, अगर इसका एफिकेसी सही है, अगर कोवैक्सीन इंडिजिनस है और देश को इस पे भरोसा है, तो प्रधानमंत्री जी पहले वैक्सीन लगा ले। लेट द प्राइम मिनिस्टर प्रूव बाय गेटिंग हिमसेल्फ वैक्सीनेटेड फर्स्ट, देन वी विल आल्सो हैव फेथ दैट दिस वैक्सीन इज एफिकेशियस। संबित पात्रा है बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रविकांत, हम तो उम्मीद ये कर रहे थे कि शायद हो सकता है कि नामों का ऐलान हो जाए, अभी देर है क्या? বাংলার 10 কোটি মানুষ চাইছে একদিকে টাকা প্রচার আর একদিকে। रविकांत, आवाज आ रही है आपको? अलग मुद्दों पर अपनी राय रख रही थी, लेकिन जैसे ही टीएमसी की लिस्ट जारी हो गई है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए। मुझे आवाज आ रही है जी। देखिए राकेश, अभी जो संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें भी ये सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट कब तक जारी कर रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि रणनीति के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के लिस्ट का इंतजार कर रही थी। अब टीएमसी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और जो भी समीकरण उसमें भारतीय जनता पार्टी को ढूंढने हैं, देखने हैं, वो भी अब बीजेपी देख चुकी है। तो बीजेपी को भी बहुत जल्द लिस्ट जारी करनी होगी, ये सवाल भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाएगा। लेकिन फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, कोई भी आधिकारिक समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बताया गया है। जहां तक नंदीग्राम सीट का सवाल है, उसी पर बीजेपी भी मंथन कर रही थी, क्योंकि ममता अब 2 सीटों पर नहीं लड़ रही हैं, नंदीग्राम से ही वो चुनावी मैदान में उतर रही हैं। ऐसे में बीजेपी भी अपने हाई प्रोफाइल नेता को वहां से उतारकर वहां पर ममता को उन्हीं के घर में घेरने का प्रयास करेगी। लेकिन लिस्ट का इंतजार लगता है कि अभी 2-3 घंटे और वक्त लग सकते हैं। बीजेपी भी उम्मीद यही कर रही है कि आज देर रात तक अपनी लिस्ट जारी करेगी, क्योंकि अगर अब ज़्यादा देरी होती है तो बीजेपी के ऊपर टीएमसी ये आरोप लगा सकती है कि बीजेपी के नेता डर गए हैं, हमने तो अपनी पूरी सीटों का ऐलान कर दिया। ठीक है, धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ नंदीग्राम से जुड़े हुए हैं। नंदीग्राम को लकी मानती है ममता बनर्जी अपने लिए। धीरेन्द्र, शुक्रवार को भी लकी मानती हैं, इसीलिए पिछले दोनों चुनाव और इस बार के चुनाव शुक्रवार को ही उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। लेकिन यह सिर्फ लक का खेल है माने, या इसी खेल के आधार पर चुनाव हो जाएगा? लक के आधार पर चुनाव नहीं जीता जाएगा, ये साफ है, क्योंकि लक अगर बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहा तो ज़रूरी नहीं कि अगली बार भी साथ रहेगा। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो 2007 में जब ममता बनर्जी यहाँ थी और जब वो आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन ने उनको एक नेता के तौर पर इस्टेब्लिश किया था और वो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें बहुत लोगों ने अपना खून दिया था। उस वक्त एक पूरे देश में नंदीग्राम एक अलग आवाज़ के साथ खड़ा था, जब ममता बनर्जी को यहाँ के लोगों ने एक बदलाव की नायिका मानते हुए अपने आप को उनके साथ झोंक दिया था। लेकिन उसके बाद अब पिछले 10 सालों का जो समय है उसमें नंदीग्राम में बहुत सारी चीज़ें आगे निकल चुकी हैं, बहुत सारा वक्त आगे बढ़ चुका है और लगता है कि जो उम्मीदें नंदीग्राम ने की थी, जो उनको लग रहा था कि जिस ताकत के साथ उन्होंने उनको राइटर बिल्डिंग तक पहुंचाया, राइटर बिल्डिंग से यहाँ कुछ आएगा, लेकिन जो इस तरह की सड़कें हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। राकेश, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये जगह वहाँ है जो उन शहीदों के स्थल तक जानी है। मतलब मैं सिर्फ ये
छोटा सा चीज है, आपने जिक्र किया तो मैं लक की बात कर देता हूं कि ये वो रास्ता है जो उस शहीद वेदी तक जाएगा जिन 14 किसानों ने अपनी जान दी थी उस पूरे मसले में, जिस नंदीग्राम ने पूरे राज्य के 34 साल के शासन को बिल्कुल खत्म कर दिया था, वामपंथी शासन को, और जो आज इस समय हाशिए पर दिख रहे हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। लेकिन आज आप देखते हैं कि जैसे वो शहर, वो ये तो बड़ी तस्वीर आपने दिखाई, उसी जगह ठहर, ये तो बड़ी तस्वीर आपने दिखाई धीरेन्द्र, जिस आंदोलन के दम पर राज्य में सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गई ममता बनर्जी, वो रास्ता जो शहीद पथ तक जाता है, वेदी तक जाता है, वो रास्ता ठीक नहीं हो पाया। इस आंदोलन के जो नायक थे उसे अपने पास साथ कर नहीं रख पाई ममता बनर्जी, वो बीजेपी के साथ चले गए। लोग क्या सोच रहे हैं नंदीग्राम के? देखिए, ये पूरी चीजें आपको दिखाई देगी कि नंदीग्राम 2 हिस्सों में बढ़ गया। यहाँ ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा दिखता है पूरी तरह से, और यही कारण है कि यहाँ अब जो खेल चलेगा उसको हम लोग पॉलिटिकल अरेना में एक अच्छा खेल नहीं मानते, उसको लोकतांत्रिक तरीका नहीं मानते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया है कि किस तरह से अभी से शुरू हो गया है, प्रेशर होना शुरू हुआ है, पैसे का खेल शुरू होगा, और उसके बाद ये जो पूरा माहौल है नंदीग्राम का, वहाँ सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला होना है। तो हम ऐसे बहुत सारी चीजें देखेंगे जिनको राजनीतिक तौर पर एक संवैधानिक प्रक्रिया में नहीं शामिल किया जा सकता, क्योंकि वो लोग ज्यादातर, अगर आप देखेंगे तो इस ध्रुवीकरण के हिस्से में कुछ लोग उस तरफ खड़े हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि नंदीग्राम के आंदोलन से इस इलाके को कुछ नहीं मिला है। उन लोगों का कहना है कि नंदीग्राम में जिस तरह की विकास की उम्मीदें थी वो विकास यहाँ पहुंचा नहीं है। वो ये रास्ते भी आपको दिखाई देंगे, उस तरह के रास्ते दिखाई देंगे, ये जो मेन सड़क है, ये जो जोड़ती है, इसके भी उखड़े हुए तस्वीरें आपको दिखाई देंगी कि किस तरह से उस पूरे मूवमेंट में ये हुआ कि उनको फायदा नहीं हुआ। लेकिन झंडे आपको दोनों तरफ के दिखाई देंगे। अभी चुनाव कितना हाई प्रोफाइल है, मैं सिर्फ कुछ जो यहाँ पेड़ों पर लगे हुए झंडे वो आपको दिखा देंगे कि दोनों झंडे हैं, मतलब आपको बीजेपी और टीएमसी दोनों के झंडे मिलेंगे, और वो झंडे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और उसका एक सीमित जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल कि जब 10 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगी, 11 को प्रचार करेंगी, उससे पहले महिला रैली कर रही हैं, लगातार जोरदार तरीके से वहां पर पहुंच रही हैं, तो नंदीग्राम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भी तो उन्हें बताना पड़ेगा। आपके पास मैं आता हूं, टीएमसी ने 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, ये बड़ी जानकारी है। 50 महिला उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आगे हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। भारत माता की, भारत माता की। मोदी सरकार तो सब दिख में गोटा भारत में चल रहा है, तो यहाँ पर भी आएगा कोई। हम तो मोदी जिंदाबाद, मोदी अच्छा लगता है, मोदी को अच्छा लगा। वो तो सबका साथ सबका विकास मंत्र है। हम मोदी जी को वोट देते हैं। टीएमसी लोग लेते हैं, सब कटवानी, गैस दिया, पानी दिया, अब तो बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा। बीजेपी में क्या चल रहा है? मन में चल रहा है मोदी जी आए, हमारा पश्चिम बंगाल के सोनार बंगला बनाए। हम सब लोग वोट बीजेपी के देना होगा। बंगाल के मुसलमानों को आपने सुना, अब जरा बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष को भी सुन लीजिए, जो बंगाल के मुसलमानों को विकास यात्रा में शामिल करने का वादा कर रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, अलग अलग राज्य आगे बढ़ रहा है, मुसलमान भी विकास यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, और हम लोगों ने उनको आह्वान किया कि आइए। क्या बंगाल के मुसलमानों के बीच वाकई मोदी मैजिक सिर चढ़कर बोल रहा है? जिस मुसलमान वोट का बड़ा हिस्सा लेकर ममता पिछले 10 सालों से बंगाल पर राज कर रही हैं, क्या उस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग चुकी है? क्या मुस्लिम वोट ही करेंगे ममता की सत्ता पर चोट? आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में होगी इसी की पड़ताल। ताजा तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नादिया की हैं, जहां बीजेपी को एक कद्दावर मुस्लिम नेता नाजिम उल हक का साथ मिला। टीएमसी को छोड़कर भगवा झंडा थामने वाले नाजिम समर्थकों के साथ में बीजेपी में शामिल हो गए और टीएमसी के खिलाफ आग उगलने लगे। হঠাৎ বিজেপিতে আসার সিদ্ধান্ত নেন? দুর্নীতি, অপশাসন আর অহমিকার স্তম্ভ ভাঙতে এই জায়গায় পড়ি। টোটাল এখন বর্তমান যারা তৃণমূল করছে তারা সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত। बंगाल में भगवा झंडा उठाने वाले मुस्लिम नेताओं में अगला नाम मालदा के यासीन शेख का है। मालदा के कद्दावर नेता यासीन शेख के बीजेपी में शामिल होने का असर देखिए।
बीजेपी में शामिल होकर जब यासीन मालदा लौटे तो उनके स्वागत के लिए मालदा टाउन स्टेशन पर हजारों कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे और फिर यासीन के साथ समर्थकों का ये काफिला रतुआ तक गया। बंगाल में बीजेपी में शामिल होने वाले मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम चेहरों की लंबी फहरिस्त है। जून 2019 में मोनिरुल इस्लाम ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। मोनिरुल इस्लाम की बीरभूम में अच्छी पकड़ है। फिरोज कमाल गाजी भी भगवा रंग में रंग चुके हैं और नॉर्थ 24 परगना के मास लीडर माने जाते हैं। 3 तलाक के खिलाफ याचिकाकर्ता इशरत जहां और उनकी वकील नाजिया इलाही खान भी बीजेपी में शामिल हुए। इन दोनों के साथ 150 मुस्लिम महिलाओं ने भी पार्टी का दामन थामा। बंगाल की सियासत में मुसलमान सबसे बड़ा फैक्टर है। यहाँ की आबादी का हर तीसरा शख्स मुसलमान है, यानी जिसके साथ मुसलमान उसके लिए कोलकाता की गद्दी का रास्ता आसान। इसीलिए एक तरफ फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी खुद को बंगाल का किंग मेकर तक बता रहे हैं, तो वहीं ओवैसी मुसलमानों का सच्चा हमदर्द बता रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल चुनाव में क्या हैसियत है ये दिखाएं, उसके पहले आपको दिखाते हैं मालदा से नेशन इन्वेस्टिगेशन टीम की वो ग्राउंड रिपोर्ट जिसमें हमने स्थानीय मुसलमानों का मूड जाना। मोदी सरकार ने जो दिया है ना, लॉकडाउन के समय 500 रुपये का महिला को दिया है, वो बहुत अच्छा काम किया है। और जो रेशन मिल रहा है वो भी तो है। अच्छा, उस राज्य सरकार ने कुछ किया आप लोगों के लिए? राज्य सरकार ममता दीदी ने कुछ किया? नहीं, ऐसी कोई कुछ भी नहीं किया हमने। अभी तो बाल बच्चा को साइकिल देता है, जामा कपड़ा देता है, जिसका शादी होता है उसको पैसा देता है। ममता जी ठीक काम कर रही है कि परिवर्तन चाहिए? को ममता का हम लोग का आदमी नहीं है, हम भाजपा के आदमी हैं। भाजपा को क्यों? भाजपा के पक्ष में क्यों हो गए? हमको सबसे सुযোগ सुविधा मिलता है। पाया 500 रुपया करके पाया। तो ये मोदी ने दिया कि ममता जी ने दिया? मोदी। मालदा की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी 51.27% है। आंकड़े बताते हैं कि मालदा में जिसके साथ मुसलमान चुनाव में उसकी जीत तय। मालदा के अलावा मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर में मुसलमानों की हिंदुओं से अधिक आबादी है। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, अगर लेफ्ट की सत्ता उखाड़ फेंकी थी ममता बनर्जी ने तो उसमें मुस्लिम वोटर्स का बड़ा योगदान था। इस बार भी रस्साकशी उसी को लेकर है। 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है ममता बनर्जी ने, लेकिन जितना नॉर्थ बंगाल मैंने घूमा, जितना आप घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, आपको लगता है कि कम से कम अब एक छत्र राज तो नहीं कहा जा सकता मुस्लिम वोट बैंक पर किसी भी एक पार्टी का? देखिए, इस समय जो हम लोग देख रहे हैं, इस समय लगता है कि एक फ्रैक्चर्ड हिस्सा है। अलग अलग जिस तरह से टीएमसी को कोई चुनौती पिछले 2 चुनावों में नहीं मिल रही थी इस पर्टिकुलर सेक्शन पर वोट के, क्योंकि कांग्रेस और मालदा का कुछ हिस्सा है, मुर्शिदाबाद का छोड़ दीजिए, तो बाकी तमाम जगह टीएमसी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए इस वोट बैंक में अब कई हिस्सों में बंटने का इस समय लग रहा है कि फुरफुरा शरीफ का जिस तरह एसएफ सेकुलर फ्रंट बना है, उसका कांग्रेस और वाम के साथ मिलकर, तो वो एक उसके लिए एक लुभाने वाली चीज हो सकती है। ओवैसी जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक सिंसियर एफर्ट है। इसके अलावा टीएमसी पूरी ताकत के साथ चाहती है कि वो उसके साथ जुड़ जाएं। यही वो 42 सीटों का गणित है, क्योंकि अगर वो वोट जरा सा भी टूटता है तो ये यकीनन मुश्किल हो जाएगा राइटर बिल्डिंग तक वापस पहुंच पाना ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि जिस तरह का ध्रुवीकरण आपको गांव में दिख रहा है उसमें ये जरूरी है कि जी। ठीक है, चलिए रविकांत और धीरेन्द्र, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वक्त बताएगा, कैलकुलेशन 2 मई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। धीरेन्द्र, आप आगे इस पर चर्चा चलती रहेगी कि चुनावी मौसम में ऊंट किस करवट बैठ रहा है। 2 तारीख को सारी तस्वीर साफ भी हो जाएगी।